हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। शब्दकोश सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं 10,000 प्लस हिंदी शब्द के वो इंग्लिश में और उनके अर्थ को समझते हैं। हमारा पहला शब्द है दमनकारी। दमनकारी को इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्रेसिव। दमनकारी का अर्थ होता है, पहले तो हिंदी भी समझ लेते हैं, बहुत लोगों को दमनकारी का अर्थ नहीं पता होगा। दमनकारी मतलब होता है उत्पीड़क। दमनकारी को आप उत्पीड़क या अत्याचारी भी बोलते हो। तो दमनकारी का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा कानून या ऐसी कोई भी व्यवस्था जो लोगों की स्वतंत्रता को, लोगों के फ्रीडम को, लोगों के राइट्स को, उनके ओपिनियंस को दबाने का काम करे। तो दमनकारी उस चीज को हम बोलते हैं, उस एक्टिविटी को बोलते हैं दमनकारी, और उसका इंग्लिश जो होता है ऑप्रेसिव होता है। अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रीटिंग पीपल इन अ क्रूएल एंड अनफेयर वे, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? दमनकारी, ऑप्रेसिव। जैसे अगर हमें बोलना हो कि जनता ने दमनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो इसे क्या बोलेंगे कि ऑप्रेसिव पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन किया, ऑप्रेसिव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नेक्स्ट शब्द है हमारा, अगला शब्द है प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी को इंग्लिश में राइवल बोलते हैं, और यहीं पर जब अब हम बोलना चाहें प्रतिद्वंदिता, तो वहां पर हम बोलेंगे राइवलरी। RIVALRY लग जाता है, ठीक है, वो नाउन हो जाता है, ठीक है। राइवलरी, प्रतिद्वंदी और प्रतिद्वंदिता, मतलब प्रतिद्वंदी राइवल और प्रतिद्वंदिता राइवलरी। तो प्रतिद्वंदी या राइवल का मतलब होता है कि वह व्यक्ति या कोई भी वैसी संस्था या कोई भी वैसा समूह जो किसी दूसरे के सेम गोल को या सेम सक्सेस या सेम पोजीशन पाने के लिए जब कंपटीशन करती है, तो वो सामने वाला क्या हो जाता है? उसका राइवल हो जाता है और कॉम्पिटिटर हो जाता है। नॉर्मली हम कॉम्पिटिटर भी बोलते हैं। तो अ पर्सन और ग्रुप दैट कम्पीट्स विथ अनदर, तो उसे हम राइवल बोलेंगे। अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझना चाहें, तो जैसे अगर हमें बोलना हो कि वह मेरा प्रतिद्वंदी है, तो ही इज माई राइवल। अगर हमें बोलना हो कि दोनों टीमें प्रतिद्वंदी हैं, दो जो टीमें हैं वो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, तो कैसे बोलेंगे? बोथ टीम्स आर राइवल्स। फाइन। हमारा अगला शब्द है स्वायत्त। स्वायत्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस। अच्छा, स्वायत्त क्या होता है? स्वायत्त मतलब जो स्वयं निर्णय लेने वाला हो, तो उसे हम कहते हैं स्वायत्त, ठीक है। स्वयं निर्णय लेने वाले को हम स्वायत्त बोलते हैं, ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने अगर समझाने के लिए मुझे बोलना हो कि कोई भी ऐसी व्यक्ति, कोई भी ऐसा क्षेत्र या कोई भी ऐसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी ऐसा जो खुद निर्णय स्वयं डिसीजन ले और जो बाहर का एक्सटर्नल कंट्रोल है उससे काफी हद तक फ्री रहे, तो वहां पर हम बोलेंगे ऑटोनोमस है ये। फाइन। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पहले इंग्लिश में इसका मीनिंग समझते हैं, एनीथिंग एबल टू गवर्न और कंट्रोल इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, तो उसको हम ऑटोनोमस बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे अगर देखना हो तो राज्य को स्वायत्तता मिली है, मतलब द स्टेट गेन्ड ऑटोनॉमी। अगर हमें बोलना हो कि यह एक स्वायत्त संस्था है, तो इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। फाइन। नेक्स्ट शब्द है हमारा, अगला शब्द है निर्धारित। निर्धारित को इंग्लिश में बोलते हैं डेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड का इंग्लिश मीनिंग होता है चूजन और ऑफिशियली असाइन्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति हो या कोई ऐसे स्थान या कोई ऐसा कार्य हो जो स्पेशल पर्पस के लिए पहले से फिक्स्ड हो या असाइन्ड किया गया हो, जो निर्धारित हो, पहले से डेजिग्नेटेड हो, तो उसे हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड। फाइन। आई होप समझ में आया हो। जैसे अगर हम इंग्लिश एग्जाम्पल देखें तो समय निर्धारित है, मतलब तो कैसे बोलेंगे? द टाइम इज डेजिग्नेटेड, मतलब कि समय पहले से तय किया हुआ है। स्थान निर्धारित किया गया है, मतलब प्लेस जो है पहले से तय किया गया था, तो प्लेस वॉज डेजिग्नेटेड। अगर हमें बोलना हो कि अधिकारी नामित हुआ, तो कैसे बोलेंगे कि तो अधिकारी का इंग्लिश क्या होता है? द ऑफिसर वॉज डेजिग्नेटेड, पहले से असाइन किया हुआ है उस किसी स्पेशल पर्पस, किसी काम के लिए वो ऑफिसर। फाइन। हमारा अगला शब्द है संस्थागत परंपरा। संस्थागत, देखिए संस्था का इंग्लिश होता है इंस्टीट्यूशन और संस्थागत का इंग्लिश होता है इंस्टीट्यूशनल। तो संस्थागत और परंपरा का इंग्लिश होता है ट्रेडिशन। तो संस्थागत परंपरा का इंग्लिश हो गया इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। तो अ लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस और कस्टम विद इन एन इंस्टीट्यूशन को हम बोलेंगे संस्थागत परंपरा या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन।
फाइन। तो मतलब होता है इसका कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन से अर्थ है कि कोई भी संस्था में लंबे समय से चली आ रही जो प्रैक्टिसेस हैं, चली आ रही जो नॉर्म्स हैं, उनके जो वेज ऑफ वर्किंग, उनकी जो सिस्टम है, जिन्हें समय के साथ स्वीकार कर लिया गया हो, तो वो उस इंस्टीट्यूशन की एक परंपरा बन जाती है। तो उसी को हम कहते हैं संस्थागत परंपरा, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हमें बोलना हो कि यह संस्थागत परंपरा है, मतलब इट इज एन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन। संस्था ने, कोई संस्था है, उसने अपनी परंपरा बनाए रखी, तो कैसे बोलेंगे? द इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड द ट्रेडिशन। फाइन। तो इस तरह से हम यूज करेंगे शब्द का। नेक्स्ट शब्द है हमारा सर्वाधिक। सर्वाधिक का अर्थ होता है सबसे अधिक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम हाईएस्ट। सर्वाधिक का इंग्लिश होता है हाईएस्ट। हाई मतलब ऊंचा, अधिक भी बोल सकते हो। हायर मतलब अधिक ऊंचा, और हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट, सब सर्वाधिक, ठीक है। इंग्लिश में इसका मीनिंग है ग्रेटर देन ऑल अदर्स इन अमाउंट, इन लेवल और इन डिग्री। तो किसी समूह, किसी मात्रा या किसी लेवल, स्तर या किसी संख्या में सबसे अधिक होना वो हम सर्वाधिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। उसका जो अंक है, उसका जो स्कोर है वो सर्वाधिक है। हिज स्कोर इज द हाईएस्ट। अगर हमें बोलना हो यह सबसे अधिक कीमत है, मतलब कि इससे ज़्यादा इसकी कीमत नहीं हो सकती, यह सबसे अधिक कीमत है, तो दिस इज द हाईएस्ट प्राइस। कंपनी का लाभ सर्वाधिक रहा, मतलब द कंपनीज प्रॉफिट वाज द हाईएस्ट। नेक्स्ट अगला शब्द है संगठित। संगठित को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड, या कभी कभी हम प्लान्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। संगठित भी बोल सकते हैं, व्यवस्थित भी बोल सकते हैं। फाइन। ऑर्गेनाइज्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है अरेंज्ड और मैनेज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे, और अरेंज्ड और मैनेज्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। देखिए अभी शब्दों के साथ ना खेलना अगर आपको आ गया, खेल के साथ अगर आप समझते हैं तो आपके बहुत सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। संगठित, उसको ऑर्गेनाइज्ड बोलते हैं। यही यहाँ पे संगठन रहता तो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। संगठित करना ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। संगठनात्मक, तो उसे आप बोलते हो ऑर्गेनाइजेशनल। तो इस तरह से शब्द जो है सेम रहते हैं रूट, लेकिन उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जैसे चेंज होता है हिंदी और इंग्लिश में, उस तरह से उसके वर्ड बदल जाते हैं। तो इस तरह से आप एक वर्ड को सीखते हुए कई वर्ड्स, एक वर्ड को समझते हुए कई वर्ड्स सीख सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं संगठित का इंग्लिश होता है ऑर्गेनाइज्ड, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई काम, कोई ग्रुप, कोई सिस्टम जो वेल अरेंज्ड हो और प्लान्ड तरीके से संचालित हो, ठीक है, वो प्लान तरीके से चल रहा हो, संचालन जिसका किया जा रहा हो, तो संगठित, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड। जैसे एग्जाम्पल में बोलना हो कि यह जो समूह है वो संगठित था, मतलब द ग्रुप वाज ऑर्गेनाइज्ड, या यह अभियान संगठित था, द कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड। फाइन। तो इस तरह से हम वर्ड का यूज करेंगे। अगला शब्द है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत का इंग्लिश होता है सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब क्या हुआ कि कोई भी संस्था या कोई भी व्यवस्था, कोई भी प्रशासन की शक्ति, पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नियंत्रण जिसका, कंट्रोल और जिसका निर्णय, डिसीजन मेकिंग का जो भी पावर होता है, वो एक ही केंद्रीय स्थान या प्राधिकरण में केंद्रित होना, तो उसको हम कहते हैं केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। केंद्र नियंत्रित भी बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं एकीकृत नियंत्रण वाला, जो एक जगह ही उसका सारा कुछ जो मैनेज होता है, जो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, कंट्रोल जो है, वो एक जगह का है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज्ड। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझे तो कंट्रोल्ड फ्रॉम वन सेंट्रल अथॉरिटी और प्लेस। जैसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना, सेंटेंस में बोलना हो कि प्रशासन जो है केंद्रीकृत था, मतलब द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। व्यवस्था केंद्रीकृत है, द सिस्टम इज सेंट्रलाइज्ड। तो इस तरह से हम इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अगला शब्द है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का इंग्लिश होता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए प्रांत का इंग्लिश होता है प्रोविंस, और यहीं पर जब प्रांतीय बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोविंशियल, और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
मतलब क्या होता है? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब किसी प्रोविंस या किसी राज्य स्तरीय क्षेत्र के शासन, उसका रूल, उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से होता है, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग समझे तो द गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोविंस को हम कहते हैं प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। अगर जैसे इंग्लिश में बोलना हो हमें, सेंटेंस में यूज करना हो, जैसे बोलना हो कि प्रांतीय प्रशासन जो है वो सक्रिय था, तो द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एक्टिव। नेक्स्ट शब्द है विभागीय ढांचा। विभागीय ढांचा, विभागीय ढांचा का इंग्लिश होता है डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। ढांचा का इंग्लिश होता है स्ट्रक्चर, और डिपार्टमेंट मतलब विभाग, डिपार्टमेंटल मतलब विभागीय, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग है द अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर। डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर तो इसका अर्थ होता है कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसी गवर्नमेंट सिस्टम जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की संरचना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की स्ट्रक्चर, रोल्स और आपसी अरेंजमेंट से हो, तो उसे हम विभागीय ढांचा बोलते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं ना, तो उसी बहुत सारे डिपार्टमेंट को हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर हैं। फाइन, इंग्लिश में सेंटेंस देखते हैं हम। जैसे अगर हमें बोलना हो कि विभागीय ढांचा इस जगह का, इस ऑर्गेनाइजेशन का स्पष्ट था, मतलब द डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर वाज क्लियर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नेक्स्ट शब्द है व्यापक अधिकार। व्यापक अधिकार का अर्थ क्या है? व्यापक का अर्थ होता है एक्सटेंसिव, अधिकार का अर्थ होता है अथॉरिटी भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एक्सटेंसिव पावर्स या एक्सटेंसिव अथॉरिटी भी बोल सकते हैं। एक्सटेंसिव पावर का इंग्लिश मीनिंग ये है कि लार्ज और वाइड रेंजिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल। तो एक्सटेंसिव पावर या व्यापक अधिकार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति, किसी संस्था या किसी अधिकारी को दिए गए बहुत व्यापक, ब्रॉड और बड़े स्तर के अधिकार, अथॉरिटी एवं पावर्स। तो जब हम किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को या किसी ऑफिसर को बहुत ब्रॉड लेवल का अथॉरिटी और पावर देते हैं, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं कि इसका व्यापक अधिकार है, ठीक है। अगेन, लार्ज और वाइड रेंजिंग अथॉरिटी एंड कंट्रोल को हम व्यापक अधिकार बोलेंगे। जैसे कि अधिकारी के पास व्यापक अधिकार है, द ऑफिसर हैज एक्सटेंसिव पावर्स। नेक्स्ट शब्द है मूल्यांकन। मूल्यांकन का इंग्लिश होता है असेसमेंट, ठीक है। मूल्यांकन करना, तो उसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे? असेस करना, ठीक है। असेस वो वर्ब हो जाता है, और मूल्यांकन जो है ये नाउन संज्ञा है, तो उसका इंग्लिश होगा असेसमेंट। तो असेसमेंट जो है किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी वर्क का या किसी भी प्रदर्शन का इवैल्यूएशन को कह सकते हैं, या जैसे इवैल्यूएट जब करना हो तो असेस करना होता है, या अप्रेजल, ठीक है ना, आकलन, अप्रेजल करने की प्रक्रिया, जिससे उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी जो प्रगति है, वो किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, इसका पता चलता है। तो किसी चीज़ का भी जो असेसमेंट किया जाता है, इन सब कारणों से किया जाता है। इन सब कारणों से किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का या उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ जजिंग और मेजरिंग क्वालिटी, एबिलिटी और प्रोग्रेस ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन। अगला शब्द है प्रावधान। प्रावधान का इंग्लिश होता है प्रोविजन। प्रोविजन इंग्लिश में बोले तो रूल और कंडीशन और अरेंजमेंट मेड इन एडवांस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रावधान। फाइन, तो किसी कार्य, किसी योजना, किसी व्यवस्था में पहले से किया गया अरेंजमेंट, पहले से दी गई फैसिलिटी या नियम होता है, ठीक है। किसी भी कार्य का, किसी भी योजना का, किसी भी कानून का, लॉ का जब पहले से जो अरेंजमेंट किया होता है, फैसिलिटी होती है, उनके क्लॉजेस होते हैं, उसी को हम उस चीज़ का प्रावधान बोलते हैं, ठीक है। अगेन, अगर हमें समझना हो इंग्लिश में, तो अ रूल, कंडीशन और अरेंजमेंट मेड इन एडवांस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड प्रावधान, प्रोविजन। जैसे कहते हैं ना, ये इसका प्रोविजन है। जैसे कानून में नया प्रावधान जोड़ा गया, तो कैसे बोलेंगे? अ न्यू प्रोविजन वाज एडेड टू द लॉ। अगर हमें बोलना हो कि संविधान का यह प्रावधान महत्वपूर्ण है, तो दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हम वर्ड्स का यूज करके समझेंगे। अगला शब्द है अंतर्विरोध। अंतर्विरोध का इंग्लिश होता है कॉन्ट्राडिक्शन, या विरोधाभास भी आप बोल सकते हो, जो मन में एक
द्वंद्व चलते रहता है ना, तो उसको बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का अर्थ होता है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं या जो कोई आपकी विचार होती है, कोई आपकी नीति होती है या आपकी मौजूदा स्थिति में जो इनकंसिस्टेंसी चलता रहता है या कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप बोलते होता है, जहाँ दो बातों, अगर इंग्लिश नॉर्मली समझे तो जहाँ दो बातें जो हैं या बातों में बातें जो हैं वो एक दूसरे से मेल ना खाए, कॉन्ट्रडिक्शन हो, ठीक है, अंतर विरोध हो और दोनों सेम ना हो, अलग अलग पहलू बताए, तो उसको हम अंतर विरोध कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। फाइन। जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ सिचुएशन वेयर टू स्टेटमेंट्स और आइडियाज कैन नॉट बोथ बी ट्रू। मतलब जैसे कहते हैं ना कि जैसे इस व्यक्ति ने एक ही सिचुएशन के लिए दो बातें बताई लेकिन दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, इस तरह से हम समझेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जो एक ही सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो बातें और दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो वो दो बातें क्या हुई, कॉन्ट्राडिक्ट हुई, वो कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे उसने बयान में विरोधाभास था, उसके बयान में विरोधाभास था, या उसका ऐसा बोल सकते कि उसके जो बयान थे वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, तो इसे कैसे बोलेंगे, देयर वाज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन हिज स्टेटमेंट। हमारा अगला शब्द है गुटबाजी। गुटबाजी, गुटबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्शनलिज्म। फैक्शनलिज्म, गुटबाजी या दलों में बंटकर काम करना, गुट बनाना, तो उसे हम फैक्शनलिज्म बोलेंगे। फैक्शनलिज्म का इंग्लिश मीनिंग होता है द प्रैक्टिस ऑफ फॉर्मिंग राइवल ग्रुप्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गुटबाजी। अच्छा, गुट को क्या बोलते हैं, गुट बना लिया उसने, तो फैक्शन उसे बोलेंगे, फैक्शन। गुट से संबंधित कुछ भी होता है तो उसे हम फैक्शनल बोलते हैं, ठीक है, फैक्शनल। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई पार्टी होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होती है, कोई ग्रुप होती है, तो उनके भीतर लोग जब अलग अलग गुट मतलब फैक्शंस बनाकर अपने हितों के लिए काम करते हैं और आपस में कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी रखते हैं, करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम फैक्शनलिज्म बोलते हैं, फैक्शनलिज्म कहते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, तो फैक्शनलिज्म इंक्रीज्ड इन द पार्टी। तो ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, ये है शब्दकोश का सीरीज का वीडियो, और इंग्लिश न्यूज़पेपर के जितने भी फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं उनकी अलग से सीरीज चलती हैं, वहाँ पे अलग से वीडियोस अपलोड किया जाता है, तो उस वाले सेक्शन में भी, उस प्लेलिस्ट में भी जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।